Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 6 of class 7th, that is the topic is displacement. डिस्प्लेसमेंट अभी तक हम लोगों ने प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि अलग अलग रस्टिंग मतलब प्रोसीजर से हम लोग किस तरीके से जंग लगने से बचा सकते हैं। ओके आज हम उसी के सीरीज़ में उसी के टर्म में एक आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज़ अंडरस्टैंड बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने बताया था आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में कि कई सारे मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ओके अर्थ पे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते रहते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। कुछ का रिएक्टिविटी रेट मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत तेज़ होता है, कुछ बहुत धीरे होता है। ओके उसी टर्म्स में अगर हम डिस्कस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ये होता है कि कुछ एलिमेंट इतने रिएक्टिव होते हैं ओके कि अगर सपोज हम किसी कंटेनर में उसको डाल दें तो रिएक्ट करके अगर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है जो पहले से दो ऑब्जेक्ट से मिल करके बना होगा तो एक को डिस्प्लेस कर देता है। ओके जैसे कि अगर हम सपोज हम यहाँ पे ए बी कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें सी मिला रहे हैं, ठीक। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में कह सकते हो कि इन दोनों में ए बी सी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर सी होगा और इसमें बी इससे रिएक्टिव कम होगा तो क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसके जगह जा कर के इससे रिएक्ट कर लेगा और बी को निकाल देगा। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके लेकिन कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम होगा, इसके लिए आपके बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इसमें जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी सीरीज मतलब रिएक्टिव जो कैपेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। इस कंडीशन में अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, पोटेशियम। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आता है, टेल मी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके द मोस्ट रिएक्टिव मेटल विल बी phosphorus. Okay and if in option phosphorus is not mentioned then you have to tick the sodium. It's compulsory you will get it one of them, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे इन दोनों का मेंशन हो तो आप उस समय सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम को ही टिक करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है, ये एयर से रिएक्ट कर लेता है। ओके ये हो गया हमारा कंटेंट। इसको एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे कि कोई रिएक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ओके तो डिस्प्लेसमेंट सीरीज में जो एलिमेंट नीचे होगा ओके उसको आराम से ऊपर वाला डिस्प्लेस कर देगा अगर हम उसको रिएक्शन करवाएंगे। ओके जैसे कि आपके कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन मिलाते हैं, आपके एक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि जिसको बोलते हैं ब्लू वेंट्रियोल। जब भी कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन को लेते हैं तो उसको ब्लू वेंट्रियोल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नीला तोता। क्यों? क्योंकि ये नीले रंग का दिखाई देता है। जब भी कॉपर सल्फेट को एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं उसमें वाटर मिक्स करके हम एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन जैसे ही बनाते हैं वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू वेंट्रियोल। ब्लू वेंट्रियोल टेस्ट ट्यूब में लेंगे ओके फिर उसके बाद से हम नील यानी कि आयरन की नील उसमें डालेंगे फिर छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि कंडीशन क्या होता है, इस कंडीशन में फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। ओके ये देखने को मिलती है ब्राउनिश कलर की, उसी पे नेल पे कोट बन जाती है। नेल हमारा आयरन कलर होता है लेकिन अगर आप उसको डालने के बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे कि नेल के ऊपर एक लेयर बन जाएगी ब्राउनिश कलर की, गोल्डन ब्राउनिश कलर की, वो कॉपर होता है। इसमें ये शो कर रहा है कि अगर हम ये पता करेंगे कि ये हुआ कैसे तो आप ये ध्यान देंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन का जो पोजीशन है वो ऊपर है एज कंपेयर टू द कॉपर। ओके यानी कि अगर आपने देखा होगा रिएक्टिव सीरीज में 7 नंबर पे आयरन है लेकिन अगर कॉपर की बात करें तो वो 11 नंबर पे जाता है नीचे नीचे। तो नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसलिए ये रिएक्शन होता है। लेकिन अगर यही उल्टा होता, ये सोल्यूशन होता अगर हम कॉपर डाल रहे होते तो क्या रिएक्शन होता, नहीं,
क्योंकि कॉपर इतना ज़्यादा रिएक्टिव एक्टिविटी मतलब रिएक्टिव नहीं है कि वो आयरन को डिस्प्लेस कर सके। ओके, इसको जस्ट अपोजिट कर दें। अगर ये सोल्यूशन हमारा होगा, ठीक, अगर इसका कुछ बनाना चाहेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो है कम रिएक्टिव है आयरन से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। ये ऑलरेडी इससे रिएक्ट करके बना लिया है कंपाउंड, इसको कंपाउंड बोलेंगे, ठीक। और कंपाउंड बन जाने के बाद वो किसी और से रिप्लेस नहीं हो सकता जो कि नीचे हो, लेकिन अगर इससे ऊपर वाला कोई होगा तो हो सकता है वो उससे रिएक्ट कर ले। जैसे कि अगर सपोज मैग्नीशियम डालेंगे तो हो सकता है मैग्नीशियम सल्फेट बना दे और आयरन को रिप्लेस कर दे, ठीक। क्यों? क्योंकि आयरन से मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये प्रोसीजर देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा आप कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट सीरीज़ में आपको याद होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली हो सकता है सब। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो पोटेशियम होता है वो किसी भी कंटेनर में नहीं डालते, उसको ऐसे ओपन नहीं रखते, क्योंकि एयर से वो रिएक्ट कर लेता है और जल जाता है, वो ब्लास्ट करता है। वाइट फॉस्फोरस यूज़ करते हैं मैच स्टिक बनाने के लिए। ओके, इसलिए बहुत ही डेंजरस माना जाता है मैच बॉक्स में जो यूज़ करते थे। अब वो बंद कर दिए हैं क्योंकि अधिकतर हो जाते थे एक्सीडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट ये जो है रिप्लेसमेंट का समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। सपोज एक सब्सटेंस है, इस पे हम कुछ ऐसे तरीके से करते हैं जिसकी वजह से टूट जाए सिंपल सब्सटेंस में, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। ये टर्म आपको पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक क्या कर रहा है, दूसरे को डिस्प्लेस हो जा रहा है, उसको हटा करके खुद लग जा रहा है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन है, केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं। तो अगर हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन का, तो केमिकल रिएक्शन in which what will happen, one single compound is broken into the two or more simple substance. Okay, एक सिंपल कंपाउंड क्या है, टूट रहा है 2 और more simple substance में, इसी को बोलेंगे डिकम्पोजिशन। ओके, एक्सपेरिमेंट कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।